नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आइए, आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आ गए तो आइए, तो तरह हंस भी लीजिए। तो आज हम एक सवाल कर रहा हूँ पहले कि हम जब क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे उसका सॉल्यूशन निकाल रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ऐसे कि ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a ≠ = 0, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। इसका हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, मतलब सॉल्यूशन निकाल लेते हम, जैसे करके मिडिल टर्म फैक्टर निकालते थे। फिर हमारे पास एक और था, x = -b ± √b² - 4ac/2a। यहाँ पे ये जो टर्म है b² - 4ac, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता था कि अगर ये >0 होता है, >= 0 होता है, तो सॉल्यूशन के जो रियल सॉल्यूशन मिलता था, क्या रियल सॉल्यूशन मिलता था, वो हम लिख देते थे। अगर b² - 4ac सपोज <0 हो जाता था, तो हम लिख सकते हैं नो रियल सॉल्यूशन। नो रियल सॉल्यूशन, ये हम लिखते थे। तो अब सोचे हो या नहीं, ये पता नहीं, अगर हम लिख रहे हैं कि नो रियल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं? क्या इसका मतलब ये है? कैसे नहीं हो सकता? अगर हम एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख पा रहे हैं, तो कुछ तो वैल्यू होगा ना। अगर ऐसे हम एक इक्वेशन लिखे कि x² + 1 = 0, देखिए यहाँ पे x² = -1, फिर आता है x = ±√1। ये तो कोई रियल नंबर है नहीं, ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं। तो क्या हम ये बोल देंगे कि इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन है ही नहीं? ये बोलना कि सही नहीं होगा। x का तो ये तो वैल्यू मिल रहा है ना, ये वैल्यू तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो हम वहां पे बोल रहे थे कि b² - 4ac अगर <0 हुआ तो कोई रियल सोल्यूशन है नहीं है। तो ये सही है कि रियल सोल्यूशन नहीं है, लेकिन है क्या वहां पे? क्या मिलता है? ये जो मिला, इसको हम क्या बोलेंगे? यहीं पे एंट्री लेता है और एक नंबर, जो हम एक डायलॉग सुने थे ना, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ, ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग है। यहाँ पे जो नंबर एंट्री लेगा, वो भी ऐसे ही बोल सकता है। ये जो हम इतने पढ़ रहे हैं कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कुछ भी, यहाँ पे जो नंबर एंट्री लेगा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि इन सब का बाप है, इन सब का बाप है। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, तो यह है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम इन सब नंबर का बाप बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे, इसके बाद हम जानेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे ये जो इक्वेशन हम सॉल्व किए, x² + 1 = 0, ये हमें मिला x = ±√1। ये जो √1, इसको हम डिनोट करेंगे सिंबल i, इसको हम डिनोट करेंगे सिंबल i, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या? आयोटा। इसको हम पढ़ेंगे क्या? आयोटा। तो i जो है इस नंबर का रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम पढ़ेंगे आयोटा। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ कैसे दिखता है? तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दिखता है
ए प्लस आयोटा बी, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जहां पे ए बी दोनों रियल नंबर होते हैं, ए बी दोनों रियल नंबर होते हैं। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। इसको बोलते हैं हम रियल जेड, मतलब ए को बोलते हैं रियल जेड, जिसको हम लिखते हैं ऐसे REZ। और जो बी है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी जेड, इमेजिनरी जेड, और इसको लिखा जाता है ऐसे IMZ। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिख रहे थे? ए प्लस आयोटा बी, जेड इक्वल्स टू, इसका अगर हम कोई एग्जाम्पल दें कि जेड इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, जेड इक्वल्स टू 4 माइनस 5 आयोटा। अब लोग बोलेंगे यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हुआ, कैसे होगा? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 4 प्लस माइनस 5 आयोटा। तो यहाँ पे आयोटा आगे आयोटा बी लिखा है, हम 3 आयोटा 5 आयोटा लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो ऐसे जो एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो ये जो सपोज इसका 1 होता है, ये Z2, ये Z1, ये Z2, तो रियल Z1 क्या होगा? रियल Z1 इक्वल्स टू 2, इमेजिनरी IMZ1 इक्वल्स टू 3। सिमिलरली रियल Z2 इक्वल्स टू 4 एंड इमेजिनरी Z2 इक्वल्स टू -5। ये हो गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इसके बाद हम देखेंगे अगर यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी एंड और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इक्वल्स टू सी प्लस आयोटा डी, तो हम यहाँ पे Z1 इक्वल्स टू Z2 लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ क्या होगा? A इक्वल्स टू सी, B इक्वल्स टू डी। अगर A इक्वल्स टू सी और B इक्वल्स टू डी हुआ तो हम बोल सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो A प्लस आयोटा बी एंड C प्लस आयोटा डी इक्वल है, और अगर ये दोनों इक्वल हुए तो यहाँ पे A इक्वल्स टू सी, B इक्वल्स टू डी होगा। तो एक एग्जाम्पल करते हैं। क्या एग्जाम्पल करेंगे? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6। तो यहाँ पे फाइंड x एंड y। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? अगर देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 3 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -6। तो x इक्वल्स टू 3/4, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इक्वल्स टू -6। तो 9/4 माइनस वाई इक्वल्स टू -6। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 6 प्लस 9/4, तो 33/4। ये x और y का वैल्यू निकल गया।